हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट डीपीपी यानी कि फर्स्ट डीपीपी में मैंने आपको बताया था इकोलॉजी का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का डीपीपी है सेल डिवीज़न का। इसमें सेल डिवीज़न के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। मैंने पीडीएफ आपको पहले ही दे दिया था, आप वहां से डाउनलोड किए होंगे। तो अगर आपने सॉल्व किया है तो आपको मैंने बोला था कि अगर आपका एक सही पे +4 मार्क्स और एक निगेटिव पे -1 मार्क्स, इसको टोटल कैलकुलेट करके आप हमें कमेंट में बताओ कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेल डिवीज़न का डीपीपी। तो देखिए, इस डीपीपी में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन, यानी कि हमसे पूछा गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है। तो देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो हो जाता है एस फेज में हो जाता है, इंटरफेज के एस फेज में। क्योंकि जानते हो आप, सेल डिवीजन 2 फेज में होता है। एक तो होता है इंटरफेज और दूसरा एम फेज। और इंटरफेज में 3 फेज होता है, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। तो एस फेज में क्या होता है, एस फेज में ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो फ्रेंड, तो ये 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 एस फेज। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ है द फेज बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेज। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच में जो फेज होता है उसको क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक सेल डिवीजन में 2 फेज होता है, एक होता है इंटरफेज और एक एम फेज। तो क्या होगा, एक एम फेज होगा तो दूसरा फिर क्या आएगा, इंटरफेज आएगा, फिर एम फेज आएगा। यानी कि 2 एम फेज के बीच में क्या हो गया, एक इंटरफेज हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरफेज। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th इंटरफेज, यानी कि सेकंड का आंसर हो गया 4th। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ है अब बायोसिंथेटिक फेज वेयर सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट्स इटसेल्फ। मतलब हमसे पूछा गया है कि एक बायोसिंथेटिक फेज है जो जिसमें कि सेल ऑर्गेनेल्स अपना खुद डुप्लीकेट करता है। तो वो कौन से फेज में होता है। देखिए, सेल डिवीजन में 2 फेज होता है, इंटरफेज एम फेज। तो इंटरफेज में क्या होता है, 3 फेज होता है, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। तो G1 फेज में सेल जो है खुद को प्रिपेयर करता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, यानी कि जो एस फेज में होता है। तो यहाँ क्या होता है, G1 फेज में सारा सेल ऑर्गेनेल्स खुद को डिवाइड कर लेता है। सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडी, ये 3 स्ट्रक्चर को छोड़, 3 ऑर्गेनेल को छोड़ के इतना भी सेल ऑर्गेनेल है वो G1 फेज में डिवाइड हो जाता है। बाकी तीनों जो होता है वो G2 फेज में होता है। इसलिए सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ डिवाइड हुआ, इंटरफेज में। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरफेज। तो देखिए, अ बायोसिंथेटिक फेज वेयर सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट इटसेल्फ इज। तो ये हो गया इंटरफेज। तो 3 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ है ईस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इज अबाउट। मतलब हमसे बोला जा रहा है कि ईस्ट अपना सेल साइकिल कितने में कंप्लीट कर लेता है। तो वो है 90 मिनट्स। क्योंकि आप जानते हो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ह्यूमन सेल जो है वो 24 आवर में डुप्लीकेट कर जाता है एंड ईस्ट जो है वो 90 मिनट में डुप्लीकेट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 मिनट, यानी कि 4 का आंसर हो जाएगा 3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ है नॉन डिवाइडिंग सेल इंटर्स द। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो हो गया इंटरफेज, फिर एम फेज। तो इन दोनों के फेज में बीच में एक आ जाता है G0 फेज। ये G0 फेज क्या होता है कि सारे सेल्स में नहीं होता है, ये उन्हीं सेल्स में होता है जो कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। यानी कि जो सेल डिवाइड नहीं करेगा वो G0 फेज में इंटर कर जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन डिवाइडिंग सेल इंटर्स द G0 फेज, यानी कि सेकेंड। 5 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ है इन विच इन म्योसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। तो देखिए, हमसे पूछा जा रहा है कि म्योसिस में क्रॉसिंग ओवर कहाँ इनिशिएट होता है। तो देखिए, म्योसिस में जो होता है क्रॉसिंग ओवर जो होता है पैकिटिन में स्टार्ट होता है। यहाँ से क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट हो जाता है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, पैकिटिन, यानी कि 6 का आंसर हो गया 2। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ है स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड ऑन टू। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होता है। तो स्पिंडल फाइबर क्या है कि स्पिंडल फाइबर अटैच होता है काइनेटोकोर जो होता है क्रोमोसोम का, जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि 7 का आंसर हो गया 3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ है आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज। हमको मियोटिक स्टेज आइडेंटिफाई करना है इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर्स। हमसे पूछा जा रहा है कि हमको आइडेंटिफाई करना है मियोटिक स्टेज का जिसमें कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है सेपरेट होता है एंड सिस्टर क्रोमैटिड जो होता है एसोसिएटेड होता है सेंट्रोमियर्स पे। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें हो जाता है
एनाफेज यानी कि जो लास्ट वाला फेज होता है, लास्ट फेज टेलोफेज से पहले एनाफेज, यहाँ पे क्या होता है कि सारा जो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो होता है पूरा ये डुप्लीकेट हो जाता है, बट सेंट्रोमियर पे भी सिर्फ यहाँ से कनेक्टेड होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनाफेज फर्स्ट, यानी कि म्योसिस में एनाफेज फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ सिस्टर क्रोमेटिड जो अटैच होता है सेंट्रोमियर पे। तो 8 का आंसर हो गया 3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। हमको माइटोसिस के रिस्पेक्ट में करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम्स मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज। बिल्कुल सही है, क्योंकि मेटाफेज में ही जो स्पिंडल फाइबर्स के अलोंग इक्वेटर के अलोंग जाता है और वो अलाइन कर लेता है इक्वेटोरियल प्लेट के अलोंग। तो क्या होता है कि क्रोमोसोम मूव करेगा दोनों ऊपर और इक्वेटोरियल प्लेट पे अपने आप को अलाइन कर लेगा। तो ये आंसर हो जाएगा 9 का 1। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ है सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन। हमसे पूछा जा रहा है कि सिनेप्सिस कहाँ होता है। तो सिनेप्सिस जो होता है वो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 10th का 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि 10th का आंसर हो गया 3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में है। यहाँ है एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन यूकैरियोटिक सेल। हमसे पूछा जा रहा है कि जो किस स्टेज ऑफ द सेल साइकिल में हिस्टोन प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होता है यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन कब सिंथेसाइज होता है, वो होता है जब डीएनए का सिंथेसिस होता है उस फेज में। तो डीएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है, एस फेज में होता है, इंटरफेज के एस फेज में। तो देखिए यहाँ पे कहाँ है, ड्यूरिंग एस फेज। तो 11 का आंसर हो जाएगा 3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ है द एस फेज ऑफ द इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। मतलब हमसे बोला जा रहा है कि एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में क्या होगा। तो एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए जो हो जाता है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ अमाउंट ऑफ डीएनए डबल कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल, क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड, अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल। नहीं, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे डीएनए अमाउंट जो होता है वो डबल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर 12 का 1, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ है द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट बीच स्टेज ऑफ द म्योसिस। मतलब हमसे बोला जा रहा है कि जो एंजाइम रिकॉम्बिनेज जो होता है वो किस स्टेज में रिक्वायर्ड होता है सेल साइकिल के। तो वो होता है पैकेटिन स्टेज में। कहा, क्योंकि यहाँ जो होता है रिकॉम्बिनेशन होता है क्रोमोसोम्स का, तो यहाँ जो रिकॉम्बिनेज का एंजाइम जो है वो हमको चाहिए पैकेटिन स्टेज में। तो 13 का आंसर हो जाएगा 1। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ है द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इज स्टडीड ड्यूरिंग। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम जो है किस स्टेज के दौरान हम लोग बेटर स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो मेटाफेज स्टेज में ये पूरा अपने कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। तो कंडेंस्ड फॉर्म में हम लोग इसका मॉर्फोलॉजी जो है बिल्कुल इजीली रीड कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफेज। 14 का आंसर हो गया 1। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ है क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द पोल ड्यूरिंग। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि क्रोमोसोम अपने पोल पे कब मूव करता है। तो देखिए प्रोफेज और मेटाफेज में तो वो कंडेंस करता है और अपने आप को डिवाइड करता है, और एनाफेज में जो यहाँ पे सेंट्रोमियर पे सिर्फ कनेक्टेड होता है, यहाँ से अपने पोल की ओर मूव करना स्टार्ट कर देता है और क्रोमोसोम अपने पोल पे चला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 का 4, एनाफेज। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। यहाँ है द सेंट्रोमियर स्प्लिट्स ड्यूरिंग। मतलब हमसे बोला जा रहा है कि सेंट्रोमियर कब स्प्लिट करता है। तो सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट करता है एनाफेज स्टेज में। जो मैंने अभी आपको बताया कि एनाफेज में जब जो क्रोमोसोम है जो अपने पोल पे मूव करता है और मूव करके यहाँ सेंट्रोमियर जो है वो टूट के दोनों क्रोमोसोम जो क्रोमैटिड होगा वो सेपरेट हो जाएगा और अपने अपने पोल पे चला जाता है। तो 16 का आंसर भी एनाफेज हो जाएगा, यानी कि 16 का आंसर हो जाएगा 1। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। यहाँ है द क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स ड्यूरिंग। मतलब हमसे बोला जा रहा है कि जो अपोजिट पोल पे अलाइन हो जाता है, क्लस्टर हो जाता है क्रोमोसोम्स और अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है, अपना डिस्क्रीट एलिमेंट की तरह हो जाता है, तो उसका कौन से फेज में होगा। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जब एना फेज में होता है, एना फेज में अपने पोल पे आ जाता है, तो पोल पे आने के बाद जो फाइनल जो पूरे एकदम
पूरे तरह से जो सेंट्रोमियर डिवाइड करके पोल पे आ जाता है वो एनाफेज में स्टार्ट होता है और टेलोफेज में जाके कंप्लीट होता है। तो ये फाइनली कहाँ हुआ? टेलोफेज स्टेज में। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 टेलोफेज। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। यहाँ है डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम अकर्स ड्यूरिंग, मतलब हमसे बोला जा रहा है कि डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम जो होता है वो कौन से स्टेज में होता है। तो देखिए डिकंडेंसेशन जो होता है वो होता है टेलोफेज स्टेज में, क्योंकि आप जानते हो प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन स्टार्ट होकर यहाँ पे क्रोमोजोम फाइनली डिवाइड होके टेलोफेज में जाके वो पूरा डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद ये डिकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और टेलोफेज में डिकंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए इसका 18 का आंसर क्या हो जाएगा? टेलोफेज। 18 का 4। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। यहाँ है द न्यूक्लियर इन्वेलप रिजेंबल्स ड्यूरिंग, मतलब हमसे बोला जा रहा है कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो प्रोफेज के दौरान वो डिसअपियर हो जाता है, दोबारा किस में रिजेंबलेंस होता है? तो देखिए फाइनल डिवीजन कहाँ पे हुआ? टेलोफेज में। तो टेलोफेज में जब फाइनल दोनों पोल्स पे आ जाता है क्रोमैटिड्स डिवाइड होके, तो यहाँ पे वो दोनों जो क्रोमोजोम बन के आया क्रोमैटिड्स, वो अब दोबारा इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप आके इसको जो है वो कवर करेगा। तो ये होता है फाइनली टेलोफेज में। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 टेलोफेज। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। यहाँ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट डिवाइड, मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सेल जो है वो डिवाइड नहीं करता है। तो वो जो है जो वैसा सेल जो कि जी नॉट फेज में इंटर कर जाता है वो सेल डिवाइड नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है नर्व सेल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल, ईस्ट सेल, इकोलाई सेल। तो देखिए नर्व सेल जो है वो हम लोग के बॉडी में होता है और ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स होता है, यानी कि ये जी नॉट फेज में इंटर होता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा 1। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। यहाँ है सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट इन द, मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रियोल्स जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो सेंट्रियोल्स कहाँ डुप्लीकेट होते हैं? तो देखिए सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो होता है वो न्यूक्लियस में तो स्टार्ट होता है, बट फाइनली वो जो है वो साइटोप्लाज्म में जाके वो डिवाइड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का 3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में। यहाँ है इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड बाई 2C, मतलब हमसे बोला जा रहा है कि इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो 2C से डिनोट किया जा रहा है। देन द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट आफ्टर एस फेज, मतलब हमें एस फेज के बाद कितना डीएनए होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि G1 फेज होता है, एस फेज होता है एंड G2 फेज होता है। तो एस फेज में क्या होता है? अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ 2C है तो ये क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज होता है। तो देखिए 22 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट 4C। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। यहाँ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द इंटरफेज स्टेज, मतलब हमसे बोला जा रहा है कि जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वह इनकरेक्ट है फॉर इंटरफेज स्टेज, मतलब इंटरफेज स्टेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पीरियड ऑफ ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, तो ये ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी का पीरियड है, ये एकदम सही है। ऑल्सो कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ प्रिपेयर करता है खुद को डिवाइड करने के लिए। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइड होता है। और देखिए एब्सेंस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, नहीं यहाँ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, तभी तो यहाँ अमाउंट ऑफ डीएनए जो हो गया डबल हो गया इस फेज में। तो ये ऑप्शन तो गलत है। इट कवर्स ओवर 95% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, टोटल का 95% कवर करता है इंटरफेज। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 एब्सेंस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए यहाँ है पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, मतलब पोस्ट माइटोटिक गैप फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, मतलब हमसे बोला जा रहा है कि पोस्ट माइटोटिक गैप जो है वो कैरेक्टराइज्ड होता है एक्सेप्ट, मतलब पोस्ट माइटोटिक गैप फेज क्या हो गया? इंटरफेज हुआ ना। तो देखिए यहाँ पे क्या सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन ये बोल रहा है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। मोस्ट वेरिएबल इन लेंथ बिल्कुल सही है, अब जानते हो इंटरफेज जो होता है वो वेरिएबल होता है। अब यहाँ देखिए सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड न्यूक्लियोटाइड्स ये भी होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। देखिए नो चेंज इन द डीएनए कंटेंट ये भी गलत है, क्योंकि आप जानते हो डीएनए कंटेंट जो होता है 2 डबल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा हमारा फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि 24 का 1। अब
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में। यहाँ है क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म अकर्स बिटवीन। हमसे पूछा जा रहा है जो क्रॉसिंग ओवर जो होता है जो कि रिजल्ट करता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में इन हायर ऑर्गेनिज्म, वो किन दोनों के बीच मतलब किस चीज़ के बीच में होता है। तो वो क्या होता है कि वो होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ बाइवैलेंट, मतलब दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं उन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो 25 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही सारे क्वेश्चन थे इस टीपीपी में। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस टीपीपी में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी इस हमारे चैनल के सीरीज़ के बारे में पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।